नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी शिमला टूर की है। दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। भाई, शिमला का प्लान पक्का है ना? इस बार कैंसिल नहीं होगा? रोहित ने कार की चाबी घुमाते हुए पूछा। हाँ यार, सब फिक्स है, बस तू पेट्रोल टैंक फुल करवा ले, समीर ने मजाक करते हुए कहा। चार दोस्त रोहित, समीर, नेहा और आयुष लंबे समय से शिमला जाने का प्लान बना रहे थे, पर हर बार किसी न किसी की वजह से प्लान टल जाता। इस बार सबने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो, ट्रिप कैंसिल नहीं करेंगे। शुक्रवार सुबह 6 बजे की ठंडी हवा में गाड़ी स्टार्ट हुई। रोहित ड्राइव कर रहा था, नेहा साथ वाली सीट पर थी और बाकी दोनों पीछे मस्ती कर रहे थे। गाने बज रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, पर जैसे ही गाड़ी हाईवे पर आई, नेहा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तुम सबको अजीब सा नहीं लग रहा? ऐसा जैसे कोई देख रहा हो? नेहा ने धीरे से कहा। नेहा, ड्रामा मत कर, अभी तो ट्रिप शुरू ही हुई है, आयुष ने हंसते हुए जवाब दिया। सच में कुछ अजीब फील हो रहा है, नेहा ने फिर दोहराया। रोहित ने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, पर नेहा की बात से माहौल थोड़ा भारी हो गया। चलो इसे म्यूजिक से ठीक करते हैं, समीर ने रेडियो ऑन करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही रेडियो चालू हुआ, उसमें से एक अजीब आवाज आने लगी। वापस चले जाओ, लौट जाओ। सबने एक दूसरे को देखा। रेडियो चैनल चेंज किया, पर आवाज वही थी। घबराकर रोहित ने रेडियो बंद कर दिया। शुरू से ही गड़बड़ है, नेहा ने गुस्से में कहा। नेहा, चुप कर और ट्रिप एंजॉय कर। रोहित ने झुंझलाते हुए गाड़ी तेज कर दी। गाड़ी हाईवे छोड़कर पहाड़ों की सर्पीली सड़कों पर चढ़ने लगी। सुबह की धुंध और घने पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की हल्की रोशनी वातावरण को खूबसूरत और थोड़ा रहस्यमय बना रही थी। यार, रास्ता कितना सुनसान है, समीर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। पहाड़ों पर ऐसा ही होता है, रोमांच तो इसी में है, आयुष ने जवाब दिया। गाड़ी मोड़ दर मोड़ आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक नेहा की नजर जंगल के अंदर कुछ सफेद सी चीज पर पड़ी। रुको, गाड़ी रोको, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ? रोहित ने ब्रेक लगाते हुए पूछा। वो देखो, वहां पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, नेहा ने कांपते हुए उंगली से इशारा किया। सबने खिड़की से बाहर देखा, पर जंगल खाली था, हवा के सिवा कुछ भी नहीं हिल रहा था। नेहा, तूने ज्यादा हॉरर फिल्में देख ली हैं, यहां कोई नहीं है, समीर ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैंने सच में देखा, नेहा ने जिद की। अरे यार, हमें लेट हो रहा है, बिना मतलब के टाइम वेस्ट मत करो। रोहित ने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी, लेकिन गाड़ी के आगे बढ़ते ही सड़क के किनारे वही सफेद आकृति फिर दिखी। इस बार सबने देखा। ये क्या है? आयुष ने डर से फुसफुसाते हुए कहा। रोहित ने गाड़ी धीमी कर दी। आकृति एक औरत की थी। वो सफेद साड़ी पहने झुकी हुई सड़क किनारे खड़ी थी। शायद कोई लोकल होगी, हमें उससे मतलब नहीं है, रोहित ने घबराहट को छिपाते हुए कहा और गाड़ी तेज कर दी। लेकिन अब गाड़ी का माहौल बदल चुका था, सब चुप थे। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब नहीं दिख रही थी। शायद वो हमें इशारा कर रही थी, नेहा ने कहा। इशारा? किस बात का? समीर ने झल्लाते हुए पूछा। पता नहीं, पर कुछ गलत था। शिमला पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। ठंडी हवा चेहरे पर लगते ही सबकी थकान थोड़ी कम हुई। गाड़ी से उतरकर चारों दोस्त अपने होटल की ओर बढ़े। भाई, जगह तो काफी शांत लग रही है, आयुष ने आसपास नजर दौड़ाते हुए कहा। हाँ, ये ऑफ सीजन का फायदा है, भीड़ नहीं मिलेगी, रोहित ने जवाब दिया। होटल का नाम विंडशेयर इन था। यह एक पुराना लेकिन बड़ा होटल था जो जंगल के किनारे स्थित था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने सबका स्वागत तो किया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे उसने कुछ छुपा रखा हो। रूम नंबर 207, बूढ़े ने चाबी देते हुए कहा। थैंक यू अंकल, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। रूम तक पहुंचते ही नेहा ने दरवाजा खोला। अंदर जाते ही सब रुक गए।
कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि हीटर चालू था। ये ठंड इतनी ज्यादा क्यों है? नेहा ने सवाल किया। शायद पहाड़ों की वजह से। अरे चुप कर और बैग रख, आयुष ने कहा। कमरा बड़ा और पुरानी लकड़ी से बना हुआ था। खिड़की से बाहर देखने पर जंगल का नजारा साफ दिख रहा था। रोहित ने बैग रखते हुए खिड़की बंद कर दी। ये खिड़की खुली कैसे थी? उसने पूछा। शायद हवा से। छोड़ो, चाय पीते हैं, समीर ने बात टालते हुए कहा। जैसे ही सबने बैग खोले, कमरे की बत्तियां हल्की हल्की झपकने लगीं। भाई, ये क्या हो रहा है? समीर ने घबराते हुए पूछा। शायद फॉल्ट है, ऐसे पुराने होटलों में होता है, रोहित ने समझाने की कोशिश की। रात को डिनर के बाद चारों रूम में वापस आए। सब थके हुए थे तो जल्दी सोने का प्लान बना लिया। लेकिन जैसे ही रोहित लाइट बंद करने के लिए उठा, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। थक थक थक। सबने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी रात को कौन आ सकता था? कौन है? रोहित ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर से दस्तक हुई। थक थक थक। क्या बकवास है? समीर गुस्से में उठा और दरवाजा खोलने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। बंद कर ये दरवाजा, मुझे डर लग रहा है, नेहा ने कांपते हुए कहा। कोई मजाक कर रहा होगा, सो जाओ। रोहित ने लाइट बंद कर दी, लेकिन उस रात कोई ठीक से सो नहीं पाया। नेहा ने खिड़की से बाहर फिर उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। वो यहां कैसे आ सकती है? नेहा ने बुदबुदाया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। सुबह की पहली किरण के साथ कमरे में हल्की रोशनी आई, लेकिन चारों के चेहरे उतरे हुए थे। रात किसी ने चैन से नहीं बिताई थी। तुम सबको भी अजीब सपने आए? नेहा ने अपनी चाय का कप उठाते हुए पूछा। सपने मतलब? आयुष ने हैरानी से पूछा। मैंने देखा, वही औरत सफेद साड़ी में, वो मेरे पास आ रही थी। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर। नेहा बोलते बोलते रुक गई। और क्या? रोहित ने पूछा। उसके चेहरे पर खून था। वो कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं थी। नेहा की बात सुनकर सबके चेहरे और सफेद पड़ गए। मुझे भी सपना आया, समीर ने धीरे से कहा। क्या देखा? आयुष ने घबराहट में पूछा। मैं जंगल में भाग रहा था और कोई मेरा पीछा कर रहा था। वो औरत, वही औरत, उसकी परछाई हर जगह थी। ये सब क्या हो रहा है यार? रोहित ने परेशान होकर कहा। याद है, मैंने कहा था कि कुछ गलत है, नेहा ने तंज कसते हुए कहा। तो अब क्या करें? ट्रिप कैंसिल कर दें? आयुष ने सुझाव दिया। नहीं, रोहित ने कड़े लहजे में कहा। हम इतने दूर आए हैं, इस तरह भागना सही नहीं है। शायद ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। हम यहां मजे करने आए हैं, डरने नहीं। लेकिन उनके मन के कोने में एक डर बैठ चुका था। सबने तय किया कि होटल के बाहर थोड़ा घूमना चाहिए ताकि माहौल बदले। चारों जंगल के किनारे एक पुराने चर्च के पास पहुंचे। चर्च के गेट पर एक ताला लटका हुआ था, लेकिन अंदर का माहौल डरावना था। ये चर्च बंद क्यों है? नेहा ने सवाल किया। किसी से पूछ लेते हैं, समीर ने सुझाव दिया। तभी पीछे से एक बुढ़िया की आवाज आई। तुम लोग यहां क्यों आए हो? चारों ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर का अजीब सा मिश्रण था। बस ऐसे ही घूमने आए हैं, रोहित ने जवाब दिया। यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? नेहा ने जिज्ञासा से पूछा। क्योंकि यहां जो भी आता है वो वापस नहीं लौटता, वो ले जाती है, बुढ़िया ने कांपते हुए कहा। कौन? समीर ने धीरे से पूछा। चमेली, वही औरत जिसे तुम देख चुके हो। औरत की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चमेली कौन है? नेहा ने पूछा। वह एक आत्मा है जो इस जंगल के पास वाले होटल में रहती है। तुमने सुना ये आवाज? नेहा ने कांपते हुए पूछा। हां, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? समीर ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। खिड़की से बाहर देखने पर सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर उनकी हर हरकत देख रहा हो। रोहित ने खिड़की जल्दी से बंद की और पर्दा खींच दिया। कोई नहीं है बाहर, हमें बस अपने दिमाग को शांत रखना होगा। रोहित ने खुद को और बाकी सबको समझाने की कोशिश की। दिमाग शांत? रोहित, यह सब सामान्य नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए, नेहा ने दृढ़ता से कहा। लेकिन बाहर वो औरत खड़ी है, अगर हम बाहर गए तो पता नहीं क्या होगा।
आयुष ने घबराते हुए कहा। एक काम करते हैं, समीर ने सुझाव दिया। होटल मैनेजर से बात करते हैं, शायद वो कुछ बता सके। चारों रिसेप्शन की ओर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो बूढ़ा मैनेजर कहां गया? समीर ने इधर उधर देखते हुए पूछा। शायद स्टाफ रूम में हो, रोहित ने कहा। वो रिसेप्शन काउंटर के पीछे गया और बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी नेहा की नजर रिसेप्शन डेस्क पर रखी एक पुरानी फाइल पर पड़ी। ये क्या है? नेहा ने फाइल उठाई। फाइल के कवर पर धूल जमी थी। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर होटल के पुराने रिकॉर्ड्स थे, कब बना, कौन कौन से गेस्ट आए। लेकिन एक पन्ना ऐसा था जिसने सबका ध्यान खींचा। पन्ने पर लिखा था, मई 1925, चमेली होटल स्टाफ गुमशुदा, अंतिम बार कमरे नंबर 207 में देखी गई। 207? ये तो हमारा कमरा है, समीर ने दहशत में कहा। इसका मतलब चमेली का ये होटल से कोई गहरा कनेक्शन है, नेहा ने कहा। और शायद इसीलिए ये सब हमारे साथ हो रहा है, आयुष ने बुदबुदाया। कमरे में लौटने की मजबूरी बिना किसी और रास्ते के चारों फिर से कमरे में लौट आए, लेकिन अब माहौल और ज्यादा डरावना लग रहा था। हमें रूम में क्यों आना पड़ा? यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, नेहा ने कांपते हुए कहा। हम कर भी क्या सकते हैं? बाहर औरत खड़ी है और रिसेप्शन खाली। सुबह होने तक रुकना होगा, रोहित ने मजबूरी में कहा। जैसे ही सबने कमरे का दरवाजा बंद किया, लाइट झपकने लगी। भाई, ये लाइट क्यों जा रही है? समीर ने पसीना पोंछते हुए पूछा। तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। वो देखो, नेहा ने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर चमेली की परछाई थी। उसके बाल खुले थे और हाथ में कुछ था, शायद एक रस्सी। अब हमें कुछ करना होगा, आयुष चिल्लाया। पर क्या? समीर ने कहा। तभी कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला और आवाज आई, तुम्हें नहीं बचने दूंगी। दरवाजा जोर से खुलते ही चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। कमरे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा अंदर तक समा गई। नेहा ने झुककर दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। अब और इंतजार नहीं, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, नेहा ने गुस्से और डर से कहा। लेकिन भाग कर जाएंगे कहां? बाहर जंगल है और वो औरत वहीं हो सकती है, आयुष ने घबराते हुए कहा। अगर हम यहीं रुके तो वो हमें छोड़ेगी नहीं, समीर ने फाइल में चमेली का रिकॉर्ड देखते हुए कहा। हमें उसके बारे में और पता लगाना होगा। रिसेप्शन पर जो फाइल मिली उसमें कुछ और सुराग होंगे, रोहित ने सुझाया। हम रिसेप्शन जा सकते हैं, लेकिन क्या यह सुरक्षित होगा? नेहा ने पूछा। किसी को रिस्क तो लेना होगा, रोहित ने कहा। रिसेप्शन पर उन्हें कुछ और नहीं मिला। हताश होकर रोहित ने कहा, हमें खुद जंगल में जाना होगा। जंगल? पागल हो गए हो? नेहा ने विरोध किया। शायद वहीं हमें हमारे सवालों के जवाब मिलें, रोहित ने दृढ़ता से कहा। थोड़ी बहस के बाद सबने तय किया कि जंगल में जाएंगे, लेकिन समूह में ही। रात के अंधेरे में टॉर्च और लाठी लेकर चारों जंगल की ओर बढ़े। ठंडी हवा, अजीब सी गंध और चारों ओर अंधकार ने माहौल को और डरावना बना दिया। ये आवाज सुनी? समीर ने रुकते हुए कहा। क्या? नेहा ने पूछा। दूर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। वो मधुर और डरावनी थी। कौन गा रहा है? आयुष ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हम सही कर रहे हैं? नेहा ने घबराते हुए पूछा। चुप रहो और चलो, रोहित ने जवाब दिया। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखा। कुएं के पास एक लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर कुछ लिखा था, चमेली की शरण स्थली, दूर रहो। यार, यह जगह बहुत खतरनाक लग रही है, समीर ने डरते हुए कहा। शायद हमें यहीं कुछ मिलेगा, रोहित ने कहा और कुएं के पास गया। कुएं के अंदर से पानी की धीमी आवाज आ रही थी, लेकिन उसके साथ किसी के कराहने की भी आवाज सुनाई दी। तुम सुन रहे हो ये? नेहा ने डरते हुए पूछा। हाँ, कोई मदद मांग रहा है, आयुष ने कहा। नहीं, ये मदद नहीं है, ये हमें फंसाने के लिए है, नेहा ने चेतावनी दी। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ बाहर निकला। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। भागो, रोहित ने चिल्लाते हुए कहा। चारों ने दौड़ लगाई। पीछे से किसी के कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही थी। वे होटल की ओर लौटने लगे, लेकिन जंगल में रास्ता खत्म हो चुका था। हर जगह सिर्फ पेड़ों का घना जाल था। हम फंस गए हैं, नेहा ने घबराते हुए कहा। नहीं, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा, रोहित ने कहा।
तभी दूर से वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। वो पेड़ों के बीच खड़ी थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अब क्या करें? समीर ने कांपते हुए पूछा। हमें उससे बात करनी होगी, रोहित ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? नेहा ने झुंझलाते हुए कहा। हमें जवाब चाहिए, भागने से कुछ नहीं होगा, रोहित ने दृढ़ता से कहा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? नेहा ने रोहित को खींचते हुए कहा। नेहा, भागकर हम कब तक बचेंगे? वो हमें हर जगह ढूंढ लेगी। बात करनी होगी, रोहित ने जवाब दिया। बात करनी होगी उससे? वो एक आत्मा है, आयुष ने घबराते हुए कहा। शायद हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो चाहती क्या है, रोहित ने समझाया। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, नेहा ने गुस्से में कहा। चारों ने धीमे कदमों से सफेद साड़ी वाली औरत की ओर बढ़ना शुरू किया। उसका चेहरा धुंधला था और आंखें अंधेरे में जलती हुई दो रोशनी जैसी लग रही थीं। हवा और ठंडी होती जा रही थी। चमेली, रोहित ने हिम्मत जुटाकर पुकारा। औरत अचानक रुक गई। उसने सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आवाज गूंजते हुए आई, तुमने मुझे पुकारा? क्यों? हमें बताओ, तुम क्या चाहती हो, रोहित ने पूछा। औरत ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, चाहती हूं इंसाफ। मुझे धोखा दिया गया, मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ, कोई मेरी सच्चाई नहीं जानता। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। चमेली ने हाथ उठाया और जंगल का नजारा बदलने लगा। सबके चारों ओर पुराने समय का दृश्य उभरने लगा। यहां इस होटल में मैं काम करती थी। चमेली की आवाज अब दर्द से भरी हुई थी। मालिक ने मुझसे प्यार का वादा किया, लेकिन वो झूठ था। उसने मेरा इस्तेमाल किया और जब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। फिर क्या हुआ? मुझे कोई सहारा नहीं मिला। गांव वालों ने मुझे अपशगुनी कहा। मुझे जंगल में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया और एक रात उस आदमी ने अपने साथियों के साथ मुझे मार डाला। उन्होंने मुझे इसी कुएं में फेंक दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई। मैं अब भी उस दर्द को जी रही हूं। तुम ये सब क्यों बता रही हो? समीर ने कांपते हुए पूछा। क्योंकि तुम चारों ने मेरा कमरा लिया। मेरी कहानी अब तुम्हारी कहानी बन चुकी है। अब तुम मेरी मदद करोगे। मदद कैसे? रोहित ने पूछा। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे कातिलों के नाम दुनिया को बताओ, वरना, चमेली ने तेज आवाज में कहा और चारों के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। भागो! आयुष ने चिल्लाते हुए कहा। चारों अपनी जान बचाकर जंगल में दौड़ने लगे। पीछे से चमेली की चीखें और हंसी गूंज रही थीं। तुम भाग नहीं सकते, ये जंगल मेरा है। उसकी आवाज हर तरफ से आ रही थी। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए समीर का पैर जड़ में फंस गया। वो गिर पड़ा। समीर! नेहा ने चिल्लाते हुए उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से सफेद साड़ी वाली परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। रोहित ने जल्दी से उसे खींचा। चलो जल्दी करो। किसी तरह वे जंगल से बाहर होटल के पास पहुंचे। सबकी सांस। अब क्या करें? नेहा ने रोते हुए पूछा। हमें पुलिस के पास जाना होगा। इस होटल और जंगल की सच्चाई उन्हें बतानी होगी, रोहित ने कहा। लेकिन क्या पुलिस हमारी बात मानेगी? समीर ने सवाल किया। हमें कोशिश करनी होगी, रोहित ने दृढ़ता से कहा। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते ही सब ने राहत की सांस ली, मगर डर अब भी उनके भीतर समाया हुआ था। हमें पुलिस को सब बताना होगा, रोहित ने कहा। लेकिन रिसेप्शन पर आते ही होटल के मैनेजर ने उन्हें देखकर एक घबराई सी नजर डाली। क्या तुम लोग ठीक हो? क्या आपको चमेली के बारे में कुछ पता है? नेहा ने सीधे सवाल किया। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोग नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो, उसने कहा। क्या तुम जानते हो कि इस होटल का अतीत क्या है? आयुष ने पूछा। मैनेजर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बताया। यह होटल सालों पहले उस लड़की की वजह से बदनाम हुआ, लेकिन हम कभी उस बारे में बात नहीं करते। जो कुछ भी हुआ वो अब सबको भूलना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि वो क्या चाहती है? समीर ने पूछा। मैनेजर ने सिर झुका लिया। वो सिर्फ एक इंसाफ चाहती है जो कभी नहीं मिला, और तुम लोग उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। चारों ने होटल मैनेजर से बात की और पुलिस को बुलाने का फैसला किया। कुछ समय बाद एक पुलिसकर्मी आया, लेकिन जब उसने उनकी बात सुनी तो उसने उनकी बात पर यकीन नहीं किया।
ये सब बकवास है, तुम लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे हो, पुलिसकर्मी ने खींचते हुए कहा। यह सब सच है, चमेली की आत्मा हमारे पीछे पड़ी है, नेहा ने चिल्लाकर कहा। पुलिसकर्मी ने अनदेखा किया और वापस जाने की धमकी दी। पुलिसकर्मी की बात सुनकर चारों का दिल टूट गया। कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चमेली का डर अब इतना गहरा हो चुका था कि भागकर कहीं और जाने का विचार भी उनके मन में था। यह कोई मजाक नहीं है, नेहा ने कांपते हुए कहा। वो हमें छोड़ेगी नहीं, हमें कुछ करना होगा। लेकिन पुलिस को हमने सब कुछ बता दिया, आयुष ने कहा। अब क्या, हमें खुद इस समस्या का हल निकालना होगा। जो कुछ भी चमेली चाहती है हम उसे पूरा करेंगे, रोहित ने दृढ़ता से कहा। क्या हम उसके कातिलों को ढूंढ सकते हैं? समीर ने डरते हुए पूछा। अब क्या करें? नेहा ने रोते हुए पूछा। हमें पुलिस के पास जाना होगा, इस होटल और जंगल की सच्चाई उन्हें बतानी होगी, रोहित ने कहा। लेकिन क्या पुलिस हमारी बात मानेगी? समीर ने सवाल किया। हमें कोशिश करनी होगी, रोहित ने दृढ़ता से कहा। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते ही सबने राहत की सांस ली, मगर डर अब भी उनके भीतर समाया हुआ था। हमें पुलिस को सब बताना होगा, रोहित ने कहा। लेकिन रिसेप्शन पर आते ही होटल के मैनेजर ने उन्हें देखकर एक घबराई सी नजर डाली। क्या तुम लोग ठीक हो? क्या आपको चमेली के बारे में कुछ पता है? नेहा ने सीधे सवाल किया। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोग नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो, उसने कहा। क्या तुम जानते हो कि इस होटल का अतीत क्या है? आयुष ने पूछा। मैनेजर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बताया। यह होटल सालों पहले उस लड़की की वजह से बदनाम हुआ, लेकिन हम कभी उस बारे में बात नहीं करते। जो कुछ भी हुआ वो अब सबको भूलना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि वो क्या चाहती है? समीर ने पूछा। मैनेजर ने सिर झुका लिया। वो सिर्फ एक इंसाफ चाहती है जो कभी नहीं मिला, और तुम लोग उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। चारों ने होटल मैनेजर से बात की और पुलिस को बुलाने का फैसला किया। कुछ समय बाद एक पुलिसकर्मी आया, लेकिन जब उसने उनकी बात सुनी तो उसने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। यह सब बकवास है, तुम लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे हो, पुलिसकर्मी ने खींचते हुए कहा। यह सब सच है, चमेली की आत्मा हमारे पीछे पड़ी है, नेहा ने चिल्लाकर कहा। पुलिसकर्मी ने अनदेखा किया और वापस जाने की धमकी दी। पुलिसकर्मी की बात सुनकर चारों का दिल टूट गया। कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चमेली का डर अब इतना गहरा हो चुका था कि भागकर कहीं और जाने का विचार भी उनके मन में था। यह कोई मजाक नहीं है, नेहा ने कांपते हुए कहा। वो हमें छोड़ेगी नहीं, हमें कुछ करना होगा। लेकिन पुलिस को हमने सब कुछ बता दिया, आयुष ने कहा। अब क्या, हमें खुद इस समस्या का हल निकालना होगा। जो कुछ भी चमेली चाहती है हम उसे पूरा करेंगे, रोहित ने दृढ़ता से कहा। क्या हम उसके कातिलों को ढूंढ सकते हैं? समीर ने डरते हुए पूछा। अगर हमें सच में उसे शांति दिलानी है तो हमें उसकी मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाना होगा, रोहित ने जवाब दिया। लेकिन यह आसान नहीं होगा। रात हो चुकी थी और होटल का माहौल और भी अजीब हो गया था। चारों ने रिसेप्शन से पुराने रिकॉर्ड्स की फाइलें लीं और कमरे में बैठकर उन्हें ध्यान से पढ़ने लगे। बहुत समय तक पढ़ने के बाद उन्हें कुछ नाम मिले, कुछ नाम जिनके बारे में लोगों ने कभी बात नहीं की थी। यहां लिखा है कि होटल के मालिक का नाम था हरि सिंह, और इसके बाद होटल में काम करने वाले 2 और लोग थे, रामू और भगवती। रोहित ने चुपचाप पढ़ते हुए कहा। क्या ये वही लोग हैं जो चमेली के साथ थे? नेहा ने घबराते हुए पूछा। शायद। ये नाम काफी संदिग्ध लग रहे हैं, समीर ने कहा। चारों ने तय किया कि अगले दिन वे इन लोगों का पता करेंगे और उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर सच में चमेली को इंसाफ चाहिए तो उसे यही लोग मिलेंगे। तभी अचानक कमरे में बत्तियां मुरझाने लगीं। हवा एक अजीब सी सर्दी लेकर आई और फिर वे सब एक अजीब से दबाव का महसूस होने लगे, जैसे कोई भारी चीज कमरे में घुस आई हो। क्या हो रहा है? नेहा ने घबराते हुए कहा। मुझे लगता है हमें ठीक से सोना चाहिए, रोहित ने डरते हुए कहा, वरना वो चमेली हमें चैन से नहीं रहने देगी। फिर अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और जैसे ही वे मुड़े
वहीं सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। तुम लोग सच में मेरी मदद नहीं कर सकते? उसकी आवाज ठंडी थी और वो हर शब्द जैसे उनके दिल में गूंज रहा था। नहीं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, नेहा ने कांपते हुए कहा। लेकिन चमेली की हंसी सुनाई दी, काफी डरावनी और खाली। तुम लोग क्या समझते हो? तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम्हारी जिंदगी में भी अब वही दर्द आने वाला है जो मैंने महसूस किया। इसकी बातों से सब और भी डर गए। उनका दिल धड़कने लगा और तभी कमरे में एक सर्द हवा का झोंका आया और सबकी आंखों के सामने दरवाजा फिर से बंद हो गया। कमरे का माहौल और भी घना हो गया था। चमेली की हंसी अब कहीं दूर से गूंज रही थी, जैसे वो उनके हर कदम पर नजर रख रही हो। चारों के दिल धड़क रहे थे और उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हम ये सब क्या कर रहे हैं? नेहा ने कांपते हुए कहा। क्या हम सच में उसे रोक पाएंगे? हमें डरने की जरूरत नहीं है, रोहित ने खुद को और बाकी सभी को सांत्वना दी। अगर हमें उसकी मदद करनी है तो हमें वो नाम ढूंढने होंगे, रामू और भगवती। हम इनसे मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये लोग कहां हैं? समीर ने पूछा। इनका नाम होटल के पुराने रिकॉर्ड्स में था, शायद हमें गहराई से पूछताछ करनी पड़े, रोहित ने कहा। ये नाम सिर्फ लापरवाही से नहीं आए हैं, ये शायद किसी बड़े साजिश का हिस्सा हैं। चारों ने अगले दिन फिर से होटल के पुराने हिस्से की ओर रुख किया। उन्हें अब ये सब कुछ नहीं छोड़ना था। रिसेप्शन के पीछे एक पुराना जंग खाया दरवाजा था जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्या यह दरवाजा हमेशा से बंद था? आयुष ने पूछा। मुझे लगता है नहीं। समीर ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर खोला। अंदर एक अंधेरा और गहरा रास्ता था जो होटल के पुराने तहखाने की ओर जाता था। हम इस रास्ते से जरूर कुछ जान सकते हैं, रोहित ने कहा। अगर हमें उन नामों के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें यह रास्ता ही सही रहेगा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। पुरानी खड़खड़ाती सी आवाजें और हवा की चुप गूंज रही थीं। तहखाने में चलते हुए उन्हें दीवारों पर कुछ पुराने पोस्टर दिखे जो शायद कभी होटल के प्रचार में इस्तेमाल हुए होंगे। उनमें एक आदमी और एक औरत की तस्वीर थी, रामू और भगवती। दोनों की आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई रहस्य उनके भीतर दबा हो। ये वही लोग हैं जो चमेली के बारे में जानते थे, नेहा ने कहा। हम इन्हें ढूंढ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे और नीचे गए, उन्होंने देखा कि तहखाने के एक हिस्से में एक पुराना ताला पड़ा था। ताला घिस चुका था और दरवाजा अंदर से बंद था। यहां क्या हो सकता है? समीर ने पूछा। चलो इसे खोलते हैं, रोहित ने कहा और उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी गंध बाहर आई, जैसे कोई पुराने समय से चला आ रहा हो। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक पुरानी किताब और कुछ दस्तावेज दिखे जो धूल से भरे हुए थे। रोहित ने सबसे पहले दस्तावेज उठाए और पढ़ने लगा। यह देखो, उसने कहा। यहां लिखा है, चमेली को बचाने के लिए हमें रामू और भगवती ने धोखा दिया था। उनका सारा सामान चोरी कर लिया गया था। रामू और भगवती ने उसे मारने के बाद इस होटल के तहखाने में फेंक दिया था ताकि किसी को उसका सच न पता चले। तो यह सच था, आयुष ने चौंकते हुए कहा। यह वही लोग थे जिन्होंने चमेली के साथ साजिश की थी। हमें इन्हें उजागर करना होगा, रोहित ने कहा। अगर हम इनका सच दुनिया के सामने लाएंगे तो चमेली की आत्मा को शांति मिल सकती है। चारों ने मिलकर तहखाने में मिले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। चमेली की सच्चाई अब सामने आ रही थी, लेकिन उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना आसान नहीं था। होटल में हर किसी को डर था और अब वे भी डर के साए में जीने लगे थे। हमें अब यह सब पुलिस के पास ले जाना होगा, रोहित ने कहा। अगर हम सच सामने लाएंगे तो चमेली को शांति मिल सकती है। लेकिन नेहा ने चिंता जताई। क्या पुलिस इसे मानेगी? क्या वो सच में हमारी मदद करेंगे? हमें यह सब साबित करना होगा नेहा, रोहित ने कहा। यह सिर्फ हमारी नहीं, उस लड़की की भी लड़ाई है, समीर ने घबराते हुए पूछा। लेकिन क्या अगर चमेली हमें कुछ और नुकसान पहुंचाए? अगर हम सही रास्ते पर हैं तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, रोहित ने आत्मविश्वास से कहा। वो सिर्फ इंसाफ चाहती है,
और हमें उसे वह देना होगा। चारों ने पुलिस स्टेशन जाकर पूरी सच्चाई बताई। दस्तावेज और तहखाने में मिली जानकारी पुलिस को दी। शुरुआत में पुलिसकर्मी शक में थे, लेकिन जब उन्होंने उस दस्तावेज को और सबूतों को देखा तो उनकी नजरें बदल गईं। हमारे पास यह सारा सबूत है, अब हमें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, पुलिसकर्मी ने कहा। हम होटल के मालिक रामू और भगवती के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या आप सच में इन सबको उजागर करेंगे? आयुष ने पूछा। हमने जांच शुरू कर दी है, पुलिसकर्मी ने आश्वासन दिया। लेकिन तुम सबको सचेत रहना होगा, यह मामला बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ दिनों बाद पुलिस ने होटल के मालिक हरि सिंह, रामू और भगवती के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ये लोग पहले से ही फरार थे। पुलिस को पता चला कि होटल के मालिक ने चुपचाप पुराने कागजात और सबूतों को नष्ट कर दिया था ताकि उनकी सच्चाई दुनिया से छिपी रहे। लेकिन जब जांच और गहरी हुई तो एक दिन पुलिस को रामू और भगवती के शव मिल गए, जिन्हें उसी जंगल में फेंका गया था जहां चमेली की हत्या की गई थी। यह सब होने के बाद होटल को बंद कर दिया गया और उसके आसपास का इलाका अब एक भूतिया क्षेत्र बन गया। जब यह सब हुआ तो चारों दोस्तों को लगा कि जैसे एक बोझ उनके ऊपर से उतर गया हो। हालांकि चमेली की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी, लेकिन वे कभी भी उस अनुभव को नहीं भूल पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है उसने हमें माफ कर दिया? नेहा ने पूछा जब वे होटल के सामने खड़े थे। मुझे लगता है अब उसे शांति मिल गई होगी। हमें उसकी मदद करने की वजह से उसका आशीर्वाद मिल सकता है, रोहित ने जवाब दिया। हमने सही किया, समीर ने कहा। लेकिन अब हम कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सोचेंगे। यह सब सच था और हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी कोई शिकार नहीं बनना चाहिए, आयुष ने कहा। और इस तरह शिमला की यह डरावनी और खौफनाक यात्रा खत्म हुई। वे लौट आए, लेकिन उस होटल और जंगल का रहस्य उनके साथ हमेशा रहेगा। चमेली के कातिलों का सच सामने आ चुका था और अब शिमला का वो डरावना होटल पूरी तरह से बंद हो चुका था। पुलिस ने जांच पूरी कर ली थी और सब कुछ एक रहस्य की तरह दफन हो गया था। हालांकि चारों दोस्तों की जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन और डर बैठ गया था। वे मानते थे कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन क्या यह सच था? कुछ महीनों बाद नेहा एक दिन अपने घर पर बैठी थी और अचानक उसे एक अजनबी फोन कॉल आया। उसने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ बस साइलेंस था। फिर अचानक एक आवाज आई, तुम मुझे भूल नहीं सकते, है ना? कुछ महीनों बाद नेहा एक दिन अपने घर पर बैठी थी और अचानक उसे एक अजनबी फोन कॉल आया। उसने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ बस साइलेंस था। फिर अचानक एक आवाज आई, तुम मुझे भूल नहीं सकते, है ना? नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज बहुत ही परिचित थी। यह वही आवाज थी जो उसने शिमला के होटल में सुनी थी, चमेली की। क्या तुम कौन हो? नेहा ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसे तुमने मदद की थी, लेकिन मेरी कहानी पूरी नहीं हुई। तुमने मुझे इंसाफ दिलवाया, लेकिन मेरी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। आवाज फिर से गूंज उठी। नेहा की आंखों के सामने उस सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा घूमने लगा। उसे समझ में आ गया कि डर सिर्फ शिमला में नहीं था, वो कहीं ना कहीं उनके बीच में ही था। नेहा ने तुरंत रोहित, आयुष और समीर से संपर्क किया। क्या तुम सबने अभी तक कुछ अजीब महसूस किया है? उसने घबराते हुए पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? आयुष ने चौंकते हुए पूछा। चमेली, उसकी आवाज अभी भी मुझे कॉल करती है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? समीर ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने भी कुछ अजीब देखा था। रात को मेरा मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो गया और उस पर चमेली का नाम चमक रहा था। क्या? रोहित ने चौंकते हुए कहा। यह तो और भी डरावना हो गया। हम सभी को साथ मिलकर इसका हल निकालना होगा, नेहा ने कहा। हमें पता करना होगा कि अगर चमेली की आत्मा को पूरी तरह से शांति नहीं मिली। चारों ने फिर से शिमला जाने का फैसला किया। इस बार वे सिर्फ जांच के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए गए थे कि कहीं कोई और कड़ी तो नहीं छूट गई थी। वे फिर से होटल के तहखाने में गए और पुराने कागजों को खंगालने लगे। इस बार वे बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। कागजों को फिर से पलटते हुए समीर ने एक पुराना पत्र पाया जो किसी रामू या भगवती का नहीं था। वह पत्र किसी और का था, चमेली का।
पत्र में लिखा था, मैंने इन लोगों के खिलाफ सब कुछ कह दिया है, लेकिन क्या होगा जब मेरी कहानी पूरी नहीं होगी? मुझे इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन क्या मेरी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या यह सच में चमेली का पत्र था? आयुष ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मुझे लगता है यह वही है, रोहित ने कहा। लेकिन इसने हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वो सिर्फ इंसाफ नहीं चाहती थी, वो अपनी आत्मा की शांति भी चाहती थी। चौथे दिन चारों ने तय किया कि वे एक आखिरी बार जंगल में जाएंगे, वहां जहां चमेली की हत्या हुई थी। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक कदम होगा, लेकिन अब उनका कर्तव्य था। जंगल में पहुंचते ही अचानक एक और अजीब सी हवा चली और ठंडक का एहसास हुआ। चारों को लगने लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। चमेली, हम यहां हैं, रोहित ने आवाज दी। हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं। एक ठंडी हंसी सुनाई दी। फिर चमेली की आवाज गूंजने लगी। तुम लोग मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, लेकिन मेरी आत्मा की शांति अब इस जंगल से जुड़ी है। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे बच्चे भी कभी मेरी यादों में खो जाएंगे। चारों के चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन रोहित ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें हमें बताना होगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। फिर चमेली ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मुझे उसी जगह दफनाओ जहां मैंने आखिरी सांस ली थी, वहीं मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चमेली की आत्मा को शांति दिलाने के लिए अब उन्हें वही रास्ता अपनाना था जो उसने बताया था। जंगल के बीच एक खाली जगह थी जहां चमेली ने अपनी आखिरी सांस ली थी। यह जगह बहुत ही सुनसान और डरावनी थी, लेकिन अब यह उनका अंतिम कर्तव्य था। चलो, हमें इस रास्ते पर चलना होगा, रोहित ने कहा, और सब ने सहमति में सिर हिलाया। अगर हमें इसे सही तरीके से करना है तो हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। वे सब धीरे धीरे उस अजनबी रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां चमेली की हत्या हुई थी। चमेली की आत्मा को शांति दिलाने के लिए अब उन्हें वही रास्ता अपनाना था जो उसने बताया था। जंगल के बीच एक खाली जगह थी जहां चमेली ने अपनी आखिरी सांस ली थी। यह जगह बहुत ही सुनसान और डरावनी थी, लेकिन अब यह उनका अंतिम कर्तव्य था। चलो, हमें इस रास्ते पर चलना होगा, रोहित ने कहा, और सबने सहमति में सिर हिलाया। अगर हमें इसे सही तरीके से करना है तो हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। वे सब धीरे धीरे उस अजनबी रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां चमेली की हत्या हुई थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और चारों के दिलों में डर समा गया था। जंगल की खामोशी के बीच बस उनकी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या तुमने कभी इस रास्ते पर अकेले चलने का सोचा था? नेहा ने चुपके से पूछा। नहीं, कभी नहीं, समीर ने हल्की हंसी में जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में डर था। अगर हमें सही रास्ता मिल गया तो शायद चमेली को शांति मिल। जंगल के भीतर घुसते ही वे एक खाली टूटी फूटी जगह तक पहुंचे जहां पर कुछ पुराने खंभे और इमारत के अवशेष थे। यह वही जगह थी जहां चमेली की हत्या हुई थी। चारों ने आकर वहां खड़े हो गए और एक दूसरे की तरफ देखा। यह वही जगह है, रोहित ने कहा। यह वही जगह है जहां सब कुछ हुआ था। चमेली, हम यहां हैं, नेहा ने धीमे से कहा, और फिर चारों ने एक साथ आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी प्रार्थना में शामिल हो रहे हों। तभी अचानक से हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और जंगल की खामोशी को एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दिया, जैसे कोई अज्ञात ताकत उनके पास आ रही हो। फिर उसी सफेद साड़ी वाली औरत की सूरत सामने आ गई। उसकी आंखों में अब शांति थी, जैसे वह खुद भी जानती हो कि उसका समय अब आ गया है। तुम लोग सच में मेरी मदद करने आए हो? चमेली की आवाज गूंज उठी। मुझे शांति मिली। चमेली की आत्मा ने धीरे धीरे उनका धन्यवाद किया और फिर वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई, जैसे वह उनकी मदद से मुक्त हो गई हो। चारों ने गहरी सांस ली और यह महसूस किया कि अब उन पर से कोई भारी बोझ उतर चुका था। क्या तुमने महसूस किया? समीर ने कहा। अब कुछ हल्का सा महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है हमने सही काम किया, आयुष ने कहा। अब शायद हमें अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने चमेली को शांति दी, हम सबको अब आगे बढ़ना चाहिए, रोहित ने कहा। चारों ने एक आखिरी बार उस स्थान को देखा और फिर वहां से निकल आए। जंगल अब शांत था, जैसे कुछ भी कभी हुआ ही न हो।
चमेली की आत्मा को शांति मिल गई थी और अब वे अपने जीवन में आगे बढ़ने को तैयार थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।